Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'll be continuing with where we left the equilibrium of the day, मगर थोड़ा सा एक ब्रीफ रिवीजन के बाद मैंने आपसे बेटा कल कहा whenever you talk about the reactions, there are broadly two types of reactions which take place. One is irreversible and the other is reversible. Irreversible reactions वो हुआ करती थी बेटा which take place in one direction only, that was forward direction, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होता था मगर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ. At the same time, reversible reactions वो थी which can take place in both forward as well as backward directions. यानी कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट की वापस टेंडेंसी रहती है टू फॉर्म द रिएक्टेंट अगेन, और ऐसी रिएक्शंस को आपने रिवर्सिबल कहा. फिर हमने दूसरी बात कही बेटा, एक रिएक्शन कब जाके रिवर्सिबल होती है, कब जाके इरिवर्सिबल. मैंने कहा कि स्टेबिलिटी का गेम रहता है. जहां पे आपका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पे सॉरी आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, वहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होता है मगर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता. ऐसी रिएक्शंस होती हैं इरिवर्सिबल. लेकिन अगर आपने कोई रिएक्शन में देखा कि प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है या कम स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो वहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होता है मगर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है अंडर द गिवन कंडीशंस. तो उसके बाद बेटा मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई थी बेटा, इरिवर्सिबल में भी रिवर्सिबल में भी. मगर इरिवर्सिबल में मैंने कहा कि 3 कैटेगरीज ऑफ रिएक्शंस ऐसी हैं व्हिच आर एक्सक्लूसिवली इरिवर्सिबल इन नेचर. न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. Then we talked about the combustion reactions and I also talked about the precipitation reactions as well. और सारे केसेस में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताई. उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं बेटा, इन रिवर्सिबल रिएक्शंस में इनिशियली चूंकि टाइम जब जीरो होता है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है मैक्सिमम. चूंकि किसी भी रिएक्शन की रेट यानी कि कोई भी रिएक्शन की स्पीड के साथ कैरी आउट होती है, इट हैज गॉट डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. चूंकि एट टी इज इक्वल टू जीरो यानी कि अभी रिएक्शन जब शुरू नहीं हुई थी, सो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वाज मैक्सिमम. चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट जो है वो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती थी, तो इस वजह से रेट वाज एक्सपेक्टेड टू बी मैक्सिमम. बट एट द सेम टाइम बेटा जब बैकवर्ड रेट की बात करते हैं, चूंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपका प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट बनता है, चूंकि एट टी इज इक्वल टू जीरो कुछ प्रोडक्ट था ही नहीं, तो दैट मींस बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल भी नहीं था, तो बैकवर्ड रेट वाज जीरो, बैकवर्ड स्पीड वाज जीरो. लेकिन उसके बाद हमने कहा एज द टाइम passes on, as we give some time to the reaction to take place, आपका रिएक्टेंट धीरे धीरे करके कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट. रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. जब रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्लाइन होता चला गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे करके स्लो कैरी आउट होती है. मगर जहां तक बैकवर्ड रिएक्शन की बात थी, विद टाइम प्रोडक्ट ज्यादा बनता चला गया क्योंकि प्रोडक्ट ही बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट था. सो जितना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम ज्यादा बनी, उतना बैकवर्ड रिएक्शन तेजी से कैरी आउट होने लगी, यानी कि बैकवर्ड रेट ज्यादा हो गई. फिर एक ऐसा स्टेज आ गया बेटा इस रिवर्सिबल रिएक्शन में जिस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आ गया. उस स्टेज को हमने बेटा इक्विलिब्रियम स्टेज के नाम से जाना. सो बाय डेफिनेशन व्हाट इज इक्विलिब्रियम? हम कहेंगे बेटा इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हुआ करती है. फिर मैंने आपसे यह भी कहा वंस द इक्विलिब्रियम इज सेटअप, उसके बाद जब तक ना आप उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे बेटा, तब तक आपका इक्विलिब्रियम जो होगा इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, राइट बेटा. सो दैट वे इक्विलिब्रियम काफी स्टेबल स्टेट होता है फॉर एनी केमिकल सिस्टम, बिकॉज हर एक सिस्टम इस कायनात में खुदगर्ज है, हर एक सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी ही चाहेगा. तो जब आपका इक्विलिब्रियम काफी जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम एक्वायर करने के बाद इक्विलिब्रियम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता, दैट मींस बेटा इक्विलिब्रियम जो होगा उस रिवर्सिबल प्रोसेस का सबसे स्टेबल स्टेट हुआ करता है. सो जब इक्विलिब्रियम सेट हुआ उसके बाद वो इक्विलिब्रियम जो है इस सिस्टम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है बेटा, दैट मींस द सिस्टम विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट, अनटिल एंड अनलेस यू डिस्टर्ब इट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. अगर आप एक्सटर्नली फिर कोई छेड़खानी करना चाहें, इक्विलिब्रियम जो होगा वो डिस्टर्ब जरूर होगा.
अब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे किया जा सकता है, उसके लिए एक्सक्लूसिवली बेटा इस पर्टिकुलर पोर्शन का लास्ट टॉपिक में ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज लीचर लाइट प्रिंसिपल, एंड आप वहां पे आराम से उसको समझ सकते हैं बेटा कि हम कैसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं. But as of now, we are going to talk about today the characteristics of equilibrium, right? Features of equilibrium. On your display right now, you have got feature number 1. At equilibrium, RF is equal to RB, right? RF is equal to RB. What does that mean, beta? That means the rate of forward reaction is basically equal to rate of backward reaction. ये already मैं आपको कल graphically बता चुका हूँ, graphically दिखा चुका हूँ कि equilibrium stage पे rate of forward reaction जो है that is equal to the rate of backward reaction. फाइन बेटा, अगर उस ग्राफ को आप थोड़ा सा दोबारा फिर से देखें, दिस वाज रेट वर्सेस टाइम. ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली मैक्सिमम, बैकवर्ड वाज जीरो. एज द टाइम गोज ऑन फॉरवर्ड रेट कम होती है, बैकवर्ड रेट ज्यादा होती है. जिस स्टेज पे दोनों रेट्स बराबर होते हैं दैट्स इक्विलिब्रियम. तो ये वाला टाइम जो है बेटा इसको आप इक्विलिब्रियम टाइम के नाम से जानेंगे. वंस द टू रेट्स बिकम इक्वल देन दे कंटिन्यू टू बी इक्वल फॉर एवर, राइट? सो दैट वाज फीचर नंबर 1. एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. Then we have got the second point. At this stage, यानी कि equilibrium stage, all the observable properties attain a constant value. That is temperature, pressure, concentration, ये सारी चीजें जो है बेटा they become constant, right? They become constant. अब ये वाला point समझाने के लिए बेटा I'll be using the whiteboard, right? जहां से हम इस point को बेटा समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है बेटा. All the observable properties attain a constant value. For example, मेरे पास कोई रिएक्शन है, it is A plus B in equilibrium with C plus D. बात बहुत आराम से समझना, बात बहुत सिंपल है. चूंकि जब हम बात करते हैं बेटा एट इक्विलिब्रियम, यू से इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है. अब पहले आपको यह बात का मतलब समझना है, इसका क्या मतलब हुआ. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड रेट ऑफ बैकवर्ड. इट मींस जिस स्पीड के साथ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन कैरी आउट होती है, यानी कि जितना तेजी से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतनी ही तेजी से आपका प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है. दैट्स व्हाट वी, मतलब इन द लेमैन्स लैंग्वेज, क्योंकि ये जो रेट का कॉन्सेप्ट है ये क्लास 12th में एक फुल फ्लेज्ड चैप्टर इस पे है बेटा, ठीक है, और वहां पे आपको ये बहुत आसानी से समझाया जाएगा, मगर इस वक्त समझना आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत है. इसीलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में समझिए रेट का मतलब क्या है. तो रेट के माने आप लेते हैं स्पीड विथ विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, और जब मैं ये कहता हूं कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है, दैट मींस जितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है. अब देखिए ना बेटा, जितनी तेजी से ए और बी कंबाइन होकर सी और डी बनाते हैं उतनी ही तेजी से सी और डी वापस कंबाइन होकर ए और बी बना लेते हैं. क्या उसकी वजह से इनमें से किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नो, क्योंकि जितना ए और बी इक्विलिब्रियम पे जितना ए और बी रिएक्ट करके सीओडी बनाते थे, हमें लगता था फॉर सम टाइम ए और बी रिएक्ट करके सीओडी बनाता है, ए कम हुआ, बी कम हुआ, सी ज्यादा हुआ, डी ज्यादा हुआ, इनकी कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट गई. फॉर सम टाइम हमने ये सोचा, मगर जिस टाइम पे हमने ये सोचा कि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, हमने सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन पे ध्यान दिया. मगर चूंकि इक्विलिब्रियम स्टेज पे बैकवर्ड रिएक्शन भी तो कैरी आउट होती है और बैकवर्ड रेट तो फॉरवर्ड रेट के बराबर होती है. जब आपने ये माना कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन घट गई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई बाय सम मैग्नीट्यूड, एट द सेम टाइम उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट भी तो होता है, बिकॉज बैकवर्ड रेट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट. जब उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ तो जितना ये खर्च हो चुका था एट इक्विलिब्रियम ये वापस आ गया, जितना ये बन चुका था ये वापस खर्च हो गया. ओवरऑल ना ए की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ा, ना बी की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ा, ना सी ना डी, यानी कि जितने भी सारे कंपोनेंट्स बेटा आपके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मौजूद हुआ करते हैं उनमें से किसी भी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर इनिशियल की बात करेंगे, इनिशियली रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वाज मैक्सिमम, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन वाज जीरो, फिर धीरे धीरे करके रिएक्टेंट कम कम होता चला गया, प्रोडक्ट बनता चला गया, राइट बेटा. मगर किसी भी स्टेज पे ये कांस्टेंट नहीं रहे, क्योंकि रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली खत्म होता चला गया, प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया. ये कभी भी किसी स्टेज पे कांस्टेंट नहीं रहे,
but once equilibrium was set up, once rate of forward reaction became equal to rate of backward, once जिस तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उसी तेजी से प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ, तो वहां पे बेटा आपके पास इन सब की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है बेटा, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कलर है, इन प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया जा सकता है, इन प्रॉपर्टीज को इवैल्यूएट किया जा सकता है। यू कैन कैलकुलेट द concentrations of different species in the reaction mixture, you can calculate the temperature of the reaction mixture, you can calculate the pressure of the reaction mixture, you can observe the color of the reaction mixture। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है बेटा, इनको ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। So once we talk about all these observable properties, they attain a constant value. मैंने एक आपके लिए समझा दिया बेटा how concentration attains a constant value. Likewise, I'll be also talking about how temperature attains a constant value, how pressure attains a constant value. I'll be trying to explain that. ठीक है बेटा, ये तो आपके पास equilibrium stage पे जब rate of forward reaction rate of backward reaction के बराबर हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा कि concentration जो है that become constant, right? Concentrations जो भी हुआ करती हैं they become constant. But not only concentration, temperature जो होता है that also becomes constant, right? अब हमें ये समझना है बेटा टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहा। बात प्लीज समझना बेटा, बात आराम से समझना। मैं फिर से यही रिएक्शन ले रहा हूं। मान लीजिए A प्लस बी आपस में कंबाइन होके C प्लस डी बना गए, ठीक है। जब हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, हमें रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B जो है इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है, राइट? इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है, तब जाके हमारा वहां पे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फिर इनके एटम्स आपस में कंबाइन होके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं CND, और वो प्रोडक्ट बनते बनते कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। अगर सपोज रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, बात समझना, अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ी बेटा 100 किलो जूल्स, राइट? और प्रोडक्ट जब बनता है, प्रोडक्ट में बॉन्ड्स अलग किस्म के बन जाते हैं। रिएक्टेंट में जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हुए, और प्रोडक्ट में जो बॉन्ड्स होते हैं वो अलग किस्म के बनते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट एक डिफरेंट स्पीशीज होती है। सो जब भी रिएक्टेंट के बॉन्ड्स ब्रेक हुए, इनके एटम्स अलग अलग हुए, उसके बाद ये रिकंबाइन होके नए तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं और आपका वहां पे नया प्रोडक्ट बनता है। तो ये प्रोडक्ट बनते बनते कुछ हीट रिलीज हो जाती है बेटा। मान लीजिए इन प्रोडक्ट्स में बॉन्ड्स बनते बनते एनर्जी रिलीज हुई 80 किलो जूल्स। जिस प्रोसेस में एनर्जी यहीं से देना पड़े उसको कहते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, राइट? जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, और जिस प्रोसेस में हीट वहीं से इवॉल्व हो जाए उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक, राइट बेटा? सो जब हम बेटा बात करते हैं रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होने की, बॉन्ड ब्रेक होते होते, बात समझना, बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको हीट देना पड़ता है। मान लीजिए आपने 100 किलो जूल्स हीट को दिया, उसके बाद जब इनके एटम्स अलग अलग हो जाते हैं, देन दे रिकंबाइन इन डिफरेंट फैशन, दे फॉर्म द न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, तब जाके ही आपका प्रोडक्ट बनता है। और बॉन्ड बनते बनते एनर्जी रिलीज हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो बॉन्ड बनना इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और बॉन्ड बनते बनते एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो बॉन्ड ब्रेक होना, सॉरी आई रिपीट माय वर्ड, शायद मैं उल्टा कह गया। जब भी आप बॉन्ड ब्रेक करना चाहें, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। जिस भी प्रोसेस में आप एनर्जी देते हैं दैट्स एंडोथर्मिक, सो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। बट एट द सेम टाइम जब वहां पे प्रोडक्ट बनता है बेटा, नए किस्म के बॉन्ड्स बनते हैं, तो बॉन्ड बनते बनते एनर्जी रिलीज हो जाती है। जिस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है दैट्स एक्सोथर्मिक। सो बॉन्ड बनना इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेक होना इज एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझनी है। उसके बाद मैं आपको यहां पे कह रहा हूं, अगर इस फॉरवर्ड रिएक्शन को देखा जाए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को देखा जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए मुझे 100 किलो जूल यहां से देना पड़ता है, मगर प्रोडक्ट के बनते बनते 80 किलो जूल्स वहीं से वापस मिल जाते हैं। यहां से मैंने किसी को 100 रुपए दिया था किसी काम के लिए, वहां से मुझे 80 लौट आ रहा है। क्या मैं ये कहूं कि इसने मुझे मेरे 20 रुपए खाए? यस। तो इस फॉरवर्ड प्रोसेस में मैंने 100 किलो जूल्स देके इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, मगर फिर बॉन्ड बनने के बाद मुझे सिर्फ 80 किलो जूल्स एनर्जी वहां से मिल रही है वापस। सो आई कैन से इस प्रोसेस ने मेरे 20 किलो जूल्स एनर्जी को खाया, इस प्रोसेस ने मेरे 20 किलो जूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जिस प्रोसेस में बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है दैट इज एंडोथर्मिक। तो फॉरवर्ड प्रोसेस जो है इसको ओवरऑल एंडोथर्मिक कहा जाएगा।
हालांकि फॉरवर्ड प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेक करना एंडोथर्मिक था, फिर प्रोडक्ट में बॉन्ड बनना एक्सोथर्मिक था, मगर ओवरऑल जितनी एनर्जी देनी पड़ी उतनी वापस नहीं मिली। नेट में इस फॉरवर्ड रिएक्शन ने कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ही लिया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ओवरऑल चूंकि एंडोथर्मिक बन गई बेटा, तो इसलिए हम फॉरवर्ड रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहेंगे। लेकिन यह चीज याद रखिएगा, एक रिवर्सिबल प्रोसेस में whatever is the nature of forward reaction, बैकवर्ड रिएक्शन का नेचर बिल्कुल उसके अपोजिट होता है, बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। सो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन विल बी ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। लेट्स ट्राई टू जस्टिफाई दैट हाउ द बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। देखो बेटा, अगर मैंने बैकवर्ड रिएक्शन की बात करनी है, बैकवर्ड रिएक्शन में सी और डी को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू ए एंड बी। तो C और D को A एंड B में कन्वर्ट करने के लिए पहले C और D के वो बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं जो बने थे जब C और D बन चुका था। क्योंकि जब C और D में उन बॉन्ड्स को आपने ब्रेक करना है जो वहां पे बन चुके थे, तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बराबर उतनी ही हीट देनी पड़ती है जितना कि उनके बनते वक्त रिलीज हो चुकी थी। चूंकि इनमें बॉन्ड के बनते वक्त 80 किलो जूल्स हीट रिलीज हो चुकी थी बेटा, तो इनके बॉन्ड्स को वापस ब्रेक करने के लिए, ताकि एटम्स अलग अलग हो जाएं और वो वापस ए और बी में कन्वर्ट हो पाएं, आपको एग्जैक्टली उतनी हीट देनी पड़ती है। तो जब मैं इन प्रोडक्ट को 80 किलो जूल हीट सप्लाई करूंगा बेटा, तो उसकी वजह से ये सी और डी जो होगा इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और ये वापस कन्वर्ट होने लगेंगे इनटू ए एंड बी। और जो ही ये ए एंड बी में कन्वर्ट होने लगेंगे, तो जो बॉन्ड्स आपने ए और बी के ब्रेक करके सीओडी बनाया था, वही बॉन्ड्स अब वापस बनने लगते हैं। चूंकि उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए 100 किलो जूल्स हीट लग गया था, अब जब वो बॉन्ड्स नए सिरे से बन रहे हैं तो 100 किलो जूल्स हीट वहां पे रिलीज होगा, बिकॉज बॉन्ड बनना इज एक्सोथर्मिक। तो इस बारी इन द बैकवर्ड प्रोसेस मैं 80 किलो जूल्स देके इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करके इसको रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा। सो जब मैंने इसको 80 किलो जूल्स देके बॉन्ड ब्रेक कर दिए, यहां पे जो बॉन्ड्स इससे पहले ब्रेक हो चुके थे उनको वापस बनना पड़ेगा, तभी तो ए और बी आपका बनेगा। सो ए और बी बनते बनते जो भी बॉन्ड्स बन गए उनमें उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी जितनी हमने पहले यहां से दी थी बेटा, यानी कि यहां से 100 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हुई। तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या हुआ, मैंने तो यहां से सिर्फ 80 किलो जूल्स बेटा दिए थे एनर्जी, लेकिन वहां पे बेटा रिएक्टेंट के बनते बनते वहां पे 100 किलो जूल्स हीट वापस प्रोड्यूस हुई। आप खुद अंदाजा लगाइए, मैंने किसी को यहां से 80 रुपए दे दिए थे, उसने मुझे वहां से 100 वापस दे दिया, राइट। तो मैं कहूंगा ना कि एम दिस में और है वो रुपए, राइट। यानी मैं ये कहूंगा बेटा, यहां से तो सिस्टम को सिर्फ 80 किलो जूल्स बेटा एनर्जी देनी पड़ी, वहां से मगर उसने 20 किलो जूल्स एनर्जी ज्यादा दी। दैट मींस नेट में यहां पे एनर्जी जो है दैट हैज बीन रिलीज्ड। तो जिस प्रोसेस में नेट एनर्जी रिलीज हो जाए, दैट प्रोसेस इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक। फाइन। तो वही मैंने आपसे कहा था, अगर कभी भी कोई रिएक्शन आप देखें वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, तो याद रखना बेटा द सेम रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होती है, द सेम रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। फाइन बेटा। तो ये चीज जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा, ये चीज समझना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहता है बेटा, वो समझाने के लिए मैंने एक सिंपल बात आपसे कही, जब भी आप किसी रिएक्शन को कैरी आउट करें, ए और बी को कंबाइन करके सीओडी बनाना चाहें, आपको रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को पहले ब्रेक करना पड़ता है और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड्स को बनाना पड़ता है। रिएक्टेंट के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हीट देना पड़ता है, प्रोडक्ट में बॉन्ड्स बनते बनते हीट रिलीज हो जाती है। आप नेट में देखते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं, मैंने कितनी यहां से दी थी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए और वहां से कितनी मिली बॉन्ड बनते बनते बेटा। अगर आपको ऐसा लगा मुझे तो यहीं से ज्यादा हीट देनी पड़ी, वहां से तो कम वापस मिली, आप कहेंगे इसने नेट हीट को एब्जॉर्ब किया। ऐसी प्रोसेस को बेटा नेट एंडोथर्मिक कहा जाता है। और जिस प्रोसेस में जितनी हीट आप यहां से देते हैं, अगर उससे ज्यादा आपको वहां से वापस मिलती है, आप अपने हिसाब से कहते हैं यहां पे तो नेट हीट रिलीज हुई, यहां पे तो इसने नेट वहीं से कुछ ना कुछ हीट दी। ऐसी प्रोसेस को बेटा एक्सोथर्मिक कहा जाता है। और तीसरी बात, जब भी किसी प्रोसेस किसी रिएक्शन को आप देखें कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडो है, इट विल बी ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन द बैकवर्ड। वो मैंने जस्टिफाई कर दिया विद एन एग्जांपल। और जब आपको लगे बेटा कोई प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, सेम विल बी एंडोथर्मिक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो यू जस्ट नीड टू कंसीडर दैट, तब जाके ही टेंपरेचर जो है वो समझ आएगा बेटा वो कैसे कांस्टेंट रहता है। सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट हियर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर। उसके बाद मैं आपको दूसरी बात कहूं, जो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं बेटा, they always
एब्जॉर्ब एनर्जी, राइट। मैं लिखूंगा यहां पे, आप भी अपने हिसाब से साइड साइड में लिख के रखें। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, दे ऑलवेज एब्जॉर्ब एनर्जी, दे ऑलवेज एब्जॉर्ब हीट, राइट। और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको यूटिलाइज करते हैं, वो बॉन्ड ब्रेकिंग में उसको यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो वो यूटिलाइज करते हैं बेटा हीट को, राइट। एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद या हीट एब्जॉर्ब करने, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बेटा, बेटर टू राइट, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जो भी हीट वो एब्जॉर्ब करते हैं वो उसको यूटिलाइज भी करते हैं, मतलब खर्च भी करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अगर सपोज आप विंटर सीजन की बात करें, अब तो माशाल्लाह समर आने लगा, विंटर सीजन में जब हमारे घर वाले हमें वो हॉट रबर बॉटल दिया करते थे, राइट, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट अस विद कांगड़ीज, क्योंकि हमने बहुत बार जो है अपना बिस्तरा जलाया हुआ है, ठीक। अब जो भी हमारे पास वो हॉट रबर बॉटल होती है, बात आराम से समझना, जब आप अपने ठंडे पैर उस पे रखते हैं, राइट, उस पे रखते हैं, तो आप बेटा उसकी हीट को खर्च कर देते हैं, राइट। तो हीट खर्च होने की वजह से क्या उसका टेम्परेचर, उस रबर बॉटल का टेम्परेचर घटता है कि बढ़ता है? घटता है, याद रखना, ठीक है। तो जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं उनमें हीट यूटिलाइज हो जाती है। हीट जब भी यूटिलाइज हो जाएगी, प्लीज रिमेंबर, दे ऑलवेज लीड टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, दे ऑलवेज लीड टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसी तरह से जो भी प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक हुआ करती हैं, दे ऑलवेज प्रोड्यूस हीट। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जो भी हैं बेटा, दे ऑलवेज प्रोड्यूस हीट। जैसे आप कंबस्शन रिएक्शंस की बात करते हैं, दे ऑलवेज प्रोड्यूस हीट। मगर जब भी आप किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते करते क्या वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? टेम्परेचर बढ़ता है। सो दे ऑलवेज प्रोड्यूस हीट, और हीट प्रोड्यूस करने की वजह से दे ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात आपको बेटा जहन में पूरी तरह से बिठानी है कि जिस भी प्रोसेस में हीट यूटिलाइज हो जाती है उसकी वजह से टेम्परेचर घटता है, और जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है दैट ऑलवेज लीड्स टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। फाइन बेटा। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में चूंकि हीट यूटिलाइज होती है, दे ऑलवेज लीड टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है, दे ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। आई विल गो बैक टू माई रिएक्शन नाउ। मेरे पास रिएक्शन ये थी, A plus B was in equilibrium with C plus D, ठीक है बेटा। अभी हमने माना था कि फॉरवर्ड रिएक्शन मान लीजिए एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड में क्या होगी? ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक। तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, दैट मींस द फॉरवर्ड रिएक्शन इज यूटिलाइजिंग हीट, और उस हीट के यूटिलाइज होने की वजह से द फॉरवर्ड रिएक्शन इज लीडिंग टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन यहां पे हो रही है बेटा, ठीक है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इट इज लीडिंग टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, लीडिंग टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। मगर जो बैकवर्ड रिएक्शन है दैट इज एक्सोथर्मिक, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं दे प्रोड्यूस हीट एंड दे लीड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि जो बैकवर्ड रिएक्शन यहां पे है इट इज लीडिंग टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। चूंकि बैकवर्ड रिएक्शन इज लीडिंग टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉरवर्ड रिएक्शन इज लीडिंग टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है। जिस स्पीड पे फॉरवर्ड रिएक्शन कैरी आउट होती है उसी स्पीड पे बैकवर्ड कैरी आउट होती है, जिस वजह से जितनी हीट फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से यूटिलाइज होगी उतनी ही हीट बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होगी। जितना टेम्परेचर फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से घटेगा उतना ही टेम्परेचर बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से वापस बढ़ेगा। क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस बेटा ऐसा कैरी आउट नहीं होती है, मतलब ये एक दूसरे से ऐसे नहीं कहते हैं कि ओ फॉरवर्ड रिएक्शन लेट यू गो फर्स्ट उसके बाद मैं जाऊंगा, नहीं, दे जस्ट गो ऑन साइमल्टेनियसली, साथ साथ कैरी आउट होते हैं। क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होने की वजह से और साथ साथ कैरी आउट होने की वजह से जो भी हीट वहां से यूटिलाइज हुई थी उतनी हीट यहां से वापस प्रोड्यूस हुई। जो भी टेम्परेचर वहां से घटा था उतना टेम्परेचर वापस बढ़ गया, ओवरऑल टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे बेटा टेम्परेचर जो होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपके पास सेकंड पॉइंट था बेटा कि मैंने कहा था कॉन्सेंट्रेशंस रिमेन कांस्टेंट, वो मैंने समझा दिया कैसे। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वो मैंने समझा दिया कैसे। इससे पहले कि मैं प्रेशर पे आ जाऊं बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मुझे याद आ गया, वो ये कि अब जो भी कॉन्सेंट्रेशंस इक्विलिब्रियम स्टेज पे कांस्टेंट रहती हैं उन कॉन्सेंट्रेशंस को कहते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, राइट बेटा। एंड प्लीज रिमेंबर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस आर ऑलवेज कांस्टेंट इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इसी तरह से जो भी टेम्परेचर यहां पे इक्विलिब्रियम पे सेट होगा
that temperature remains constant and that temperature is called as equilibrium temperature. Is that part clear बेटा? That temperature is called as equilibrium temperature. आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं कि प्रेशर जो है वो कैसे कांस्टेंट रहता है. मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई रिएक्शन है like this. It's PCl5 as a gas in equilibrium with PCl3 as gas plus we have Cl2 as gas. ठीक है, ये मेरे पास बेटा कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शन को मैंने एक क्लोज्ड वेसल में कैरी आउट किया है. ठीक है, एक क्लोज्ड वेसल में मैंने इसमें PCl5 पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर जाके वो सारी रिएक्शन कंडीशंस दी जिन कंडीशंस में ये PCl5 डिकम्पोज होके PCl3 और Cl2 बना लेता है. जब यहां पे PCl5 डिकम्पोज होके PCl3 और Cl2 बना गया और वहां पे फाइनली इक्विलिब्रियम सेट हुआ, तो उसकी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी. जितने मोल्स PCl5 के डिकम्पोज होंगे इनटू PCl3 एंड Cl2, उतने ही मोल्स वापस जो है वो PCl5 के बन जाएंगे. फाइन बेटा. जब यहां पे हर नंबर ऑफ मोल जितने इसके कन्वर्ट होते थे इनटू प्रोडक्ट उतने ही वापस आ गए, तो उसकी वजह से बेटा सबके नंबर ऑफ मोल जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, किसी के नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो एट इक्विलिब्रियम PCl5 जो है, मान लीजिए मैं इसके मोल्स को बेटा ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके मॉलिक्यूल्स को ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मान लीजिए इसके मॉलिक्यूल्स को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मान लीजिए इसके मॉलिक्यूल्स को बेटा लेट इट बी मैं स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. राइट. जब यहां पे इक्विलिब्रियम सेट हुआ इन दिस क्लोज्ड वेसल, तो यहां पे बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स PCl5 के भी थे, कुछ मॉलिक्यूल्स PCl3 के भी थे, कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पे Cl2 के भी थे. राइट बेटा. इस तरह से यहां पे हर एक सबस्टेंस के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद थे. चूंकि आपको पता है कि प्रेशर को डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर को डिफाइन किया जाता है एज फोर्स पर यूनिट एरिया. यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन वेसल में एक यूनिट एरिया कंसीडर करूं, मान लीजिए दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जब ये गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन, गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टैटिक, दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन. And while they are random movement, these gaseous molecules strike against the walls of the container. These gaseous molecules strike against the walls of the vessel. और जब ये गैस मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल स्ट्राइक करते हैं बेटा, ये डेफिनेटली अगेंस्ट द वेसल स्ट्राइक करने की वजह से उस वेसल के वॉल्स पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं. कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया स्ट्राइक करते हैं. बात समझे बेटा. सो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया स्ट्राइक करेंगे उतना फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा, मतलब उतना प्रेशर वहां पे ज्यादा होता है. तो किसी भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अगर कोई भी एक या एक से ज्यादा गैसियस कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं बेटा, इन गैस के मॉलिक्यूल्स, ये गैस के मॉलिक्यूल्स जब अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल स्ट्राइक करते हैं, ये वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करते हैं. और कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे पर यूनिट एरिया, उसको प्रेशर ऑफ द गैस कहा जाता है. वंस इक्विलिब्रियम इज सेट अप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट. जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट रहे, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट. जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे हर एक के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहे, टोटल मोल्स कांस्टेंट रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट. जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहे, फोर्स पर यूनिट एरिया कांस्टेंट रहा, प्रेशर जो होगा बेटा वो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, कांस्टेंट. ये जो सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, पर्टिकुलरली ये तीन, दे ऑलवेज अटेन ए कांस्टेंट वैल्यू. और इन तीन के बारे में मैंने पूरी तरह से आपके सामने बात रखी बेटा, हाउ दीज थ्री अटेन ए कांस्टेंट वैल्यू. सो दैट वाज बेसिकली अबाउट द इक्विलिब्रियम फीचर नंबर 2 ऑफ इक्विलिब्रियम. आई विल बी मूविंग बैक टू माई स्लाइड. हाँ, अब देखिए पहला मैंने क्या कहा था, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, ये कल भी डिस्कस कर चुके, आज भी इस पे बात हुई. दूसरा मैंने कहा था एट दिस स्टेज ऑल दी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज अटेन ए कांस्टेंट वैल्यू, जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर, जैसे कंसंट्रेशन, हाउ दे बिकम कांस्टेंट, वो मैंने आपके सामने बात रख दी बेटा. उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, दैट इज द रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शंस इवन एट इक्विलिब्रियम. देखो क्या होता है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड. चूंकि इक्विलिब्रियम सेट होने के बाद
ना टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ता है, ना कॉन्सेंट्रेशंस पे कोई फर्क पड़ता है, न प्रेशर पे कोई फर्क पड़ता है। हमें ऐसा लगता है शायद रिएक्शन स्टॉप हो गई, राइट? यू कैन इमेजिन दैट। अदरवाइज अगर रिएक्शन कंटिन्यू कैरी आउट होती, आप कहते कि हीट विल बी ईदर नेट प्रोड्यूस्ड और नेट एब्जॉर्ब्ड, टेम्परेचर विल ईदर इंक्रीज और डिक्रीज, राइट? अगर वहां पे बेटा रिएक्शन कंटिन्यू होती, आप कहते कि कॉन्सेंट्रेशंस में चेंज आता। अगर वहां पे रिएक्शन कंटिन्यू होती तो प्रेशर में चेंज आता, मगर कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपके दिमाग को बेटा जरूरी है सोचना पड़ता है शायद रिएक्शन स्टॉप हो चुका है। मगर प्लीज रिमेंबर, अगर रिएक्शन स्टॉप होने की वजह से ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट वैल्यू एक्वायर करें, इस कंडीशन को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। मगर चूंकि आपको पता है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाती है, रिएक्शन इज कंटिन्यूइंग, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कंटिन्यूज टू बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट मींस योर रिएक्शन इज इन मूवमेंट, इज इन मोशन, रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट, राइट बेटा? So that way जो आपकी रिएक्शन है, it continues to take place. It's not like that reaction has stopped. Reaction is taking place continuously, both in the forward as well as in the backward direction. बट रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होने की वजह से ना कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नजर आता है, ना टेम्परेचर पे, ना प्रेशर पे कोई चेंज नजर आता है। इस वजह से हमें लगता है कि शायद यहां पे सारी एक्टिविटी स्टॉप हो चुकी है, इस वजह से हमें लगता है कि शायद रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है। अगर रिएक्शन स्टॉप हो चुकी होती तब जाके इक्विलिब्रियम को स्टैटिक कहते, मगर रिएक्शन चूंकि स्टॉप नहीं हो चुकी है बेटा, रिएक्शन इज कंटिन्यूअसली टेकिंग प्लेस, और ऐसे इक्विलिब्रियम को बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फिजिक्स में आपका एक चैप्टर है दैट्स डायनेमिक्स, डायनेमिक्स इज समथिंग रिलेटेड टू मोशन, क्योंकि यहां पर भी कॉन्स्टेंटली बेटा रिएक्शन कैरी आउट होती रहती है, इस वजह से यहां पे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक बट इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। So what do we mean by dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium means beta, once the equilibrium is set up, reaction does not stop. Once the equilibrium is set up, activity does not stop. Once the equilibrium is set up, motions don't stop, right beta? The reactants continue to get converted into product and the products continue to get converted into reactant, मगर rate of forward, rate of backward reaction के बराबर होने की वजह से हम उन changes को बेटा observe नहीं कर पाते हैं, हमारा दिमाग उन चेंजेस को परसीव नहीं कर पाता है क्योंकि वहां पे चेंजेस हो नहीं रही है। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। आई विल बी मूविंग बैक टू माय स्लाइड। हमारे पास बेटा कौन सी स्लाइड थी? Yeah, equilibrium is dynamic in nature. That is, the reaction continues to take place in both the directions, even at equilibrium. So in both forward as well as in backward reactions, reaction continues to take place. That's why we say that equilibrium is dynamic in nature. Absolutely right. With the next one, in the reactions having one or more components in the gaseous phase, right? This is in the gaseous phase. प्लीज को आप ठीक करेंगे बेटा। जो भी कोई रिएक्शंस ऐसी हैं विच टेक प्लेस बेटा इन द गैस, जिस भी रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स गैसियस फेज में होते हैं, अगर आपने उन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम को सेट करना है तो वहां पे इक्विलिब्रियम कभी भी सेट ओपन वेसल में नहीं होगा। रिएक्शन इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन्ड इन द क्लोज्ड वेसल्स। फाइन, नाउ द पॉइंट इज व्हाई। ठीक है, ये मान लीजिए बेटा मैंने एक इक्विलिब्रियम लिया लाइक दिस, it's calcium carbonate solid in equilibrium with calcium oxide solid plus we have carbon dioxide gas, CO2 gas. Okay, इस रिएक्शन को मैंने ओपन वेसल में कैरी आउट करना चाहा। ओपन वेसल में कैरी आउट करने के लिए मुझे पहले रिएक्टेंट को लेना पड़ा। मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, ठीक। अब कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लेने के बाद मैंने इसको बेटा वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर दे दिया, वो सारी कंडीशंस दे दी जिन कंडीशंस में रिएक्शन कैरी आउट होती है, और ये रिएक्शन जो है स्टार्ट हुई और ये कन्वर्ट होने लगी इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लगा। बट कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग ए गैस, रिएक्शन वेसल चूंकि ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग ए गैस इट विल एस्केप आउट। बाकी कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, इट विल रिमेन देयर, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इट विल रिमेन देयर। मगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने की वजह से तो एस्केप हो जाएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस वहां से रिएक्शन मिक्सचर से एस्केप हो गया बेटा, तो बैकवर्ड रिएक्शन में यही दो कंबाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट तो बनाते थे। जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही वहां से गायब हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड अब किसके साथ रिएक्ट करेगा? वो किसके साथ कंबाइन होके कैल्शियम कार्बोनेट को वापस बनाएगा? उसका तो अपना ही कंपोनेंट भाग चला।
तो जिस वजह से बेटा जब ये गैसियस कंपोनेंट एस्केप हुआ फ्रॉम द ओपन वेसल, इस पर्टिकुलर केस में बैकवर्ड रिएक्शन का होना पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट वे ये रिएक्शन जो है सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट होगी बेटा, ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट नहीं हो सकती है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन को कैरी आउट होने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में रिएक्ट कराना था, लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ओपन वेसल होने की वजह से भाग चला, तो वहां पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकती। सो जब अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन करना है, एक ही तरीका है कि रिएक्शन वेसल को क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने की वजह से जब आपका कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता चला गया, बीइंग ए क्लोज्ड वेसल दिस गैस इज नेवर गिवन एनी चांस टू एस्केप आउट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने का मौका ही नहीं दिया गया, इट ऑलवेज रिमेन देयर इनसाइड द रिएक्शन वेसल, उसकी वजह से बेटा ये दोनों आपस में कंबाइन होके वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं और आपकी रिएक्शन जो होगी दैट विल बी रिवर्सिबल इन नेचर। पॉइंट फिर से पढ़िए, इन द रिएक्शंस हैविंग वन और मोर कंपोनेंट्स इन द गैसियस फेज, राइट, इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन्ड इन क्लोज्ड वेसल्स rather than open vessels. Is that part clear beta? Then we can at the next point, equilibrium can be attained from either of the ends. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा, अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके, राइट बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, राइट, तो आपने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिएक्शन को शुरू किया था। आपने पहले कैल्शियम कार्बोनेट क्यों लिया था? क्योंकि ये तो मेरा रिएक्टेंट है। फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है कन्वर्ट हो गया इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और मेरा इक्विलिब्रियम वहां पे सेट हुआ, राइट, मेरा इक्विलिब्रियम वहां पे सेट हुआ। मगर प्लीज याद रखना, क्योंकि मैंने आपसे कहा हुआ है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टेबिलिटीज में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो जिन कंडीशंस में आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उन्हीं कंडीशंस में आपका प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो दैट वे अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के बजाय रिएक्शन को शुरू करूंगा विथ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दे विल डेफिनेटली कंबाइन टू फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट और यहां पर भी इक्विलिब्रियम सेट होगा। यानी कि आप इक्विलिब्रियम को सेट करें स्टार्टिंग विद द रिएक्टेंट साइड या इक्विलिब्रियम को सेट करें स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट साइड, आप तब भी बेटा इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर ऑफ द एंड्स। दैट मींस वेदर यू स्टार्ट विद द रिएक्टेंट साइड और यू स्टार्ट विद द प्रोडक्ट साइड, आपको हमेशा बेटा इक्विलिब्रियम जो होगा वो जरूर अटेन होगा, बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटीज में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ करता है। सो दैट वाज अबाउट वन मोर थिंग, वन मोर फीचर, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम ईदर ऑफ द एंड्स, राइट। I will take the next one. Catalyst does not change the equilibrium position but attains the equilibrium at a faster rate, right? जब भी आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को बेटा यूज करें, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम जो है उसके कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट की वजह से आपका प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेगा, कैटलिस्ट की वजह से आपका रिएक्टेंट कम नहीं हो जाएगा, राइट बेटा। कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम कंपोजिशन वैसा ही रहता है जैसा कि कैटलिस्ट के बगैर होता था। मगर कैटलिस्ट से सिर्फ एक चीज होता है बेटा, इसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी से अटेन हो जाता है। सो अगर किसी इक्विलिब्रियम को एक्वायर होने में मान लीजिए 10 घंटे लगते थे विदाउट कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट यही इक्विलिब्रियम जो है बेटा 10 मिनट में एस्टैब्लिश हो जाता है। सो दैट वे जो कैटलिस्ट होता है इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन, राइट। मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई इक्विलिब्रियम था ये A+B इन इक्विलिब्रियम विथ C+D, राइट। जब मैंने इसमें इक्विलिब्रियम सेट किया, इक्विलिब्रियम स्टेज पे देखा मैंने इसका 1 मोल मौजूद था, इक्विलिब्रियम स्टेज पे देखा मैंने इसके 2 मोल्स मौजूद थे, मैंने इसका देखा इसके 1.5 मोल्स मौजूद थे, मैंने इसका देखा बेटा इसके 2.5 मोल्स मौजूद थे इक्विलिब्रियम स्टेज पे। अब अगर मैं इसी रिएक्शन को कैरी आउट करूं बेटा, ठीक है, उतना ही अमाउंट A का लूं, उतना ही अमाउंट B का लूं स्टार्ट में, फिर जाके बेटा वहां पे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करूं, फिर से इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करूं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम सेट होने के बाद भी अगर आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर देखोगे बेटा, इट विल स्टिल कंटेन 1 मोल ऑफ A, 2 मोल्स ऑफ B, 1.5 मोल्स ऑफ C, 2.5 मोल्स ऑफ D, क्योंकि कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता, इक्विलिब्रियम अमाउंट्स कभी चेंज नहीं होते। कोई ऐसा नहीं होता कि कैटलिस्ट की वजह से बेटा आपका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा रिएक्टेंट कम होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वजह यह है कि कैटलिस्ट जो है ये जितना फेवर करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को,
कैटलिस्ट का काम होता है, आपने सुना होगा, कैटलिस्ट का काम होता है बेटा रिएक्शन रेट को तेज करना, राइट। कैटलिस्ट इज समथिंग विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। ब्रॉडर टर्म्स में कैटलिस्ट इज समथिंग विच इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज। खुद में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हाँ ये स्पीड अप करता है बेटा रिएक्शन रेट को। सो जब कैटलिस्ट की बात करते हैं इन द रिवर्सिबल प्रोसेसेस, वो जितना तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन को करता है उतना ही तेजी से वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी करता है। जब उसने फॉरवर्ड को भी तेज कर दिया, बैकवर्ड को भी तेज कर दिया, जितना फॉरवर्ड को फेवर कर गया उतना ही बैकवर्ड को फेवर कर गया, ठीक है। तो जो आपको टाइम लगता था इक्विलिब्रियम एक्वायर होने में बेटा, ठीक है, मैं इसको ग्राफिकली आपके सामने रख दूंगा। ओके, ये आपके पास रेट वर्सेस टाइम था। दिस वाज बेसिकली द ग्राफ विदाउट कैटलिस्ट, राइट, or that was my equilibrium position. This is without catalyst, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा विथ कैटलिस्ट, तो वहां पे क्या होता है, यू जस्ट सी दैट। अगर मैं इसी रिएक्शन को कैरी आउट करूं विथ कैटलिस्ट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाता है, फॉरवर्ड रेट को भी बढ़ाता है, बैकवर्ड रेट को भी बढ़ाता है। आप खुद देखिए ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैकवर्ड रेट इतनी सी थी, मगर इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे विथ कैटलिस्ट बैकवर्ड रेट ज्यादा हो गई है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक है, फॉरवर्ड रेट जो आपके पास थी बेटा, इनफैक्ट इससे ये चीज, ये इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी लेना मुश्किल है, बट आई विल पुट इट दिस वे, आई विल जस्ट पुट इट दिस वे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। I'll have concentration versus time graph, ठीक है। I'll be having concentration versus time graph, उससे इस चीज को समझना बहुत आसान रहता है, ठीक है। जब आपने विदाउट कैटलिस्ट बेटा रिएक्शन को कैरी आउट किया था, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वाज डिक्रीजिंग, राइट, इट अटेन्ड ए कांस्टेंट वैल्यू। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन वाज इंक्रीजिंग, इट अटेन्ड ए कांस्टेंट वैल्यू, फाइन। सो ये जो आपका ग्राफ था, दिस वाज विदाउट कैटलिस्ट, फाइन, विदाउट कैटलिस्ट। अब अगर हम बेटा विथ कैटलिस्ट ग्राफ की बात करेंगे, फाइन, विथ कैटलिस्ट ग्राफ की बात करेंगे, तो विथ कैटलिस्ट रिएक्टेंट जो है वो तेजी से कन्वर्ट होता है इनटू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तेजी से कम हो जाती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तेजी से बढ़ जाती है। बात समझ रहे हो? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो तेजी से बढ़ जाती है, जिस वजह से आप देखिए इक्विलिब्रियम स्टेज पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है इक्विलिब्रियम स्टेज पे मान लीजिए इतना था, ठीक है ना। बात आराम से समझना, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी इक्विलिब्रियम पे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी इतनी ही थी। आप देखो विथ कैटलिस्ट जो है ये कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली उतनी ही है, विथ कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली उतनी ही है, मगर मसला ये है कि यहां पे हमें टाइम कम लगा और यहां पे टाइम हमें ज्यादा लगा। सो बात समझने की कोशिश करें कि जब भी आप विदाउट कैटलिस्ट बात करते हैं, रिएक्टेंट बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके कम हो जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। फाइनली एक ऐसा स्टेज आता है बेटा जब वहां पे आपका इक्विलिब्रियम सेट होता है और इक्विलिब्रियम स्टेज पे रिएक्टेंट का भी कुछ कंसंट्रेशन आपके पास अवेलेबल रहता है, प्रोडक्ट का भी कुछ कंसंट्रेशन आपके पास अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को विथ कैटलिस्ट कैरी आउट करना चाहते हैं, मैं बात बहुत तेज कर रहा हूं ताकि आपको यह बात समझ आए कि कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन बहुत तेज कैरी आउट हो जाती है। तो जो ही मैं बेटा विथ कैटलिस्ट इस रिएक्शन को कैरी आउट करता हूं, सो दिस इज विथ कैटलिस्ट नाउ, राइट। कैटलिस्ट क्या करता है, वो तेजी से रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा, तेजी से प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। जब उसने रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को बेटा तेजी से घटा दिया, ठीक है बेटा, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी तेजी से कैरी आउट हुई उतनी ही तेजी से बेटा उसने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया। तो जब वहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड भी तेज हो गई, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी तेज हो गई, वहां पे इक्विलिब्रियम जो है बहुत जल्दी से अटेन हो जाता है।
जब इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी से अटेन हुआ बेटा, आप देखो ना, इतना टाइम लगा था, राइट, इतना टाइम लगा था, एक बात आराम से समझना, इतना टाइम लगा था विदाउट कैटलिस्ट, राइट, इतना टाइम लगा था विदाउट कैटलिस्ट। सपोज दिस इज 0 टाइम, दिस इज 5 मिनट्स, दिस इज 10 मिनट्स, 10 मिनट लगे थे इक्विलिब्रियम को एक्वायर होने में विदाउट कैटलिस्ट, बट विथ कैटलिस्ट देखिए बेटा, ये जल्दी जल्दी से ये चेंजेस आ गई और आपका इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत जल्दी से एक्वायर हो गया। इज दैट पार्ट क्लियर? आपका इक्विलिब्रियम जो है बेटा वो बहुत जल्दी से एक्वायर हो गया। इज दैट क्लियर? सो इस वजह से मैंने कहा कि जो आपका कैटलिस्ट होता है, what the catalyst does is that, right, what the catalyst does is that it favors the forward and backward reactions equally। ये जितना तेजी से रिएक्टेंट को खर्च करता है उतना ही तेजी से प्रोडक्ट को भी खर्च कर देता है बेटा, जिस वजह से ये इक्विलिब्रियम को जल्दी एक्वायर कर देता है, ये इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करता है। सो दैट वे कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। आप देख सकते हैं जो भी कॉन्सेंट्रेशन बेटा विदाउट कैटलिस्ट आपके पास थी ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, वही कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है विथ कैटलिस्ट बी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड ऑफ द प्रोडक्ट्स। बट व्हाट द कैटलिस्ट हैज डन इज दैट इसने टाइम को बेटा घटा दिया। जहां पे विदाउट कैटलिस्ट आपको 10 मिनट लगता था इक्विलिब्रियम एक्वायर करने में, वहीं पे विथ कैटलिस्ट आपको बेटा टाइम रिड्यूस होके मान लीजिए 5 मिनट हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास बेटा इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट था। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज बेसिकली फ्री एनर्जी चेंज एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0। चूंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इंशाल्लाह इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।